ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं फॉर मेटल्स। 156 क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। फॉर मेटल्स द टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज़, ठीक है। सो टेम्परेचर कोफिशेंट जैसे कि पिछला क्वेश्चन भी आपके पास इसी से पर डिपेंडेंट था। एल्फ़ा इज़ इक्वल टू डेल्टा आर बाई आर नॉट डेल्टा टी। बेसिकली ये इस डेल्टा आर पे बात आती है और इसमें हमारे पास जो आर टी होता है, इफ़ दैट इज़ ग्रेटर देन आर नॉट, तो आपके पास जो एल्फ़ा की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव बनेगी, ठीक है। और इस केस में टेम्परेचर को मेटल्स के लिए नॉर्मली टेम्परेचर के इंक्रीज़ के साथ उसमें रेजिस्टेंस का इंक्रीज़ होता है। तो इस वजह से हमारे पास ऑप्शन जो है वो करेक्ट सी वाला होगा। दिस इज़ अगेन रिकॉल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। और ये भी आपके चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी वाले जो बुक टेक्स्ट बुक में आपके पास अवेलेबल है, चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ से ये पिक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 157 में स्टेटमेंट ये है कि R1 और R2 जो हैं रिस्पेक्टिवली 100 वाट और 200 वाट बल्ब्स हैं डिज़ाइन टू ऑपरेट ऑन द सेम वोल्टेज। देन द पावर, ये पावर नहीं है, ठीक है। रेजिस्टेंस का कंपैरिजन है कि रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, तो ये पावर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सो अब यहाँ पर जब आपने इसके लिए इक्वेशन पिक करनी है तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए है कि P इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा R इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, ठीक है। सो दैट विल बी दिस वन। तो मैं अगर क्या करूँगा, R1 की वैल्यू मालूम करूँगा और इसको R2 पे डिवाइड करूँगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आप लिख लें। वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉरी, इसमें वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई P1, ठीक है। और ये वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई P2। तो ये v तो दोनों के लिए बराबर है तो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगी। ये P2 वाली वैल्यू जो है ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है। सो दैट विल बिकम P2 बाई P1। सो अगर आप इसको सॉल्व करें R1 बाई R2, इट विल बी इक्वल टू P2 आपके पास 200 है, ठीक है। और P1 है 100 वाट। सो ये आ जाएगा 2:1, ठीक है। सो R1 इज़ इक्वल टू, ये इस 2 को अगर आप इधर शिफ्ट कर दें, सो दैट विल बिकम इसमें यहाँ पर, सो यह आपके पास आ जाएगा R1 विल बी इक्वल टू 2R2, ठीक है। सो R1 इज़ 2 टाइम्स R2, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन ए होगा। इट्स एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और अगेन ये चैप्टर नंबर 12 जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास, वहाँ से पिक किया गया है। टोटली ये क्वेश्चन जो है बहुत मरतबा MD कैट के टेस्ट्स में रिपीट हो चुका है, ठीक है। और ज़ाहिर है मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को इतनी प्रैक्टिस की हो गई होगी कि वो उन्होंने इसके आंसर्स जो हैं याद तक उनको हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 158, द मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम स्टेट्स दैट द मैक्सिमम पावर इज़ डिलीवर्ड टू द लोड व्हेन, सो द लोड रेजिस्टेंस इज़ हाफ टू द सोर्स रेजिस्टेंस। तो ये आपको पता होगा कि यहाँ पर अगर R जो है वो स्मॉल r के बराबर हो जाए, कैपिटल R जो है ये लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। और R जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। आप उसको बैटरी का या मिसाल के तौर पर EMF का कंसिडर कर लें। सो इस केस में आपके पास जो वैल्यू आएगी, your correct option, the load resistance is 0, the load resistance is doubled, the load resistance is equal, ठीक है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन डी होगा। इट्स अगेन अ रिकॉल टाइप क्वेश्चन और ये भी इसी चैप्टर नंबर 12 से पिक किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। 159, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अनदर यूनिट ऑफ। तो अगर आपको डायरेक्टली पता है तो आप इसको यहाँ पर एनर्जी का भी दे लिख सकते हैं, ठीक है। इट्स एन अगेन रिकॉल टाइप क्वेश्चन और ये भी इसी चैप्टर नंबर आपके पास
12 से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में भी अवेलेबल है। और यहाँ पर आप देखें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लेट से चार्ज है, ठीक है, ज़ाहिर है किसी चार्ज का कूलम होगा, और आपके पास वोल्ट जो है वो जूल पर कूलम है, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास यूनिट जो है वो किसकी आएगी, एनर्जी की आएगी। अक्सरियत लेवल पर इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की भी बात होती है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, और 1 वोल्ट जो है वो 1 जूल पर 1 कूलम के बराबर होता है। तो अगर कूलम कूलम कैंसिल कर दें, सो इट इज़ इक्विवेलेंट टू 10⁻⁻1.6 10⁻⁻19 joules. नेक्स्ट क्वेश्चन 160, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसमें ज़ाहिर है आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो इक्वेशन है वो है क्यू वी क्रॉस बी, और इसमें अगर वी और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम फोर्स मिलेगी विच विल बी इक्वल टू एफ एम इज़ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा आपके पास 90 होगा, तो साइन 90 की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी, एंड इट विल बी क्यू वी बी विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। और इस तरह से आपके पास ये करेक्ट ऑप्शन जो है ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ये भी बिल्कुल एक रिकॉल टाइप क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें कोई भी कैलकुलेशन वगैरह आपको नहीं करनी पड़ी। ये ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम पढ़ते हैं 0 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए, तो वहीं से पिक किया गया है। और ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 13 से ये क्वेश्चन पिक किया गया है। Another question 161, for positive charge particle Q moving with a velocity v in a magnetic field of flux density b, the force F acting on the charge particle, ये बिल्कुल उसी क्वेश्चन का बेस इक्वेशन यहाँ पर उन्होंने दे दी है। सो अगेन एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चंस पिक किए गए हैं, और बहुत ही नॉर्मल टाइप क्वेश्चन पिक किया गया है। मतलब अब एक इक्वेशन जो आपके पास मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर इस पिछले वाले क्वेश्चन में मेंशन कर दी थी, दैट एफ इज़ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, वो दोबारा से यहाँ पर आपके पास आ गई है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेंशन किया है एग्जैक्टली। सो अगर किसी स्टूडेंट ने ये टॉपिक देखा हुआ है, सो उसके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए है। ये भी अगेन रिकॉल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, और ये भी आपके पास चैप्टर नंबर 13 से क्वेश्चन पिक किया गया है। इसकी जगह कोई और क्वेश्चन हो सकता था, कोई फ्रीक्वेंसी के बारे में, क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पर चैप्टर में हैं, बट दे हैव अवॉइडेड एंड द पेपर, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ पर सिंपल रखा गया है, थोड़ा भी टफ टाइम स्टूडेंट को नहीं दिया गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 162, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड आपने चैप्टर नंबर 13 में ही देखा होगा, ठीक है, कि अगर आपके पास यहाँ पर उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी मेन डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द करंट, ठीक है, ये इसके एक्सिस पे होती है, ठीक है। सो ये मिसाल के तौर पर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, और इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, दिस इज़ ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल। इट इज़ अगेन अ रिकॉल टाइप क्वेश्चन, ठीक है, और ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 13 से पिक किया गया है। यहाँ पर जो बाकी पॉइंट्स हैं, इट इज़ सर्कुल अराउंड द वायर, ठीक है, इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड, इट इज़ ज़ीरो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट, ठीक है। सो ये सारे के सारे मतलब ज़ाहिर है ये चूँकि करंट पे ही डिपेंड करता है, तो ये कैसे ज़ीरो हो सकता है वहाँ पर। तो ऑप्शंस में भी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें दी गई हैं कि वो क्लियर इंडिकेशन कर रही हैं दैट स्टूडेंट शुड पिक द आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 163 आपके पास आया है, 1 मीटर लॉन्ग कॉपर रॉड इज़ मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड in the magnetic field of strength 0.1.6 Tesla. What is the value of induced EMF? So that is basically motional EMF question, ठीक है, जिसमें इक्वेशन आपके पास VBL है,
V आपके पास स्पीड है, ठीक है, B आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, और L जो है वो लेंथ ऑफ कॉपर वायर है। तो इसमें अगर आप वैल्यूज़ पुट कर दें, सो दैट इज़ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। V की जगह आप 20 पुट कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की जगह 0.6 और लेंथ की जगह 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.6, 1 डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। सो 12 वोल्ट आ जाएगा आपके पास। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इट्स एन एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन, ईजी था, ठीक है, कोई इसमें टेक्निकलिटी ज़्यादा नहीं थी। वन नीड टू नो ओनली अबाउट दिस इक्वेशन एंड नो अदर टारगेट रिगार्डिंग दी माइंड के, मतलब अगर आप किसी के माइंड को टारगेट करते हैं या उसके कॉन्सेप्ट को टारगेट करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, उसमें कोई टेक्निक वगैरह नहीं थी। यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू है, 1 मीटर लॉन्ग कॉपर रॉड इज़ मूविंग विद स्पीड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ दिस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन है ये चूँकि इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला है, तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 14 का आपके पास इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है 164, द इंडक्टेंस नॉर्मली सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल डिपेंड्स अपॉन। सो आपके पास L की जो इक्वेशन है, L इज़ इक्वल टू N फाई बाई आई। तो अगर आप इन ऑप्शंस में देखें, नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल है, फाई की वैल्यू यहाँ पर आपको इन ऑप्शंस में नहीं नज़र आ रही। इधर भी जो इसका लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, वोल्टेज अप्लाइड मेंशन किया गया है। तो ज़ाहिर है यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा that will be the option number A. It's again recall type question, ठीक है, और ये भी चैप्टर नंबर 14 से पिक किया गया है। 165 क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज़ डिटरमिन्ड बाई। सो इसमें आपको ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ज़ाहिर है यहाँ पर आपके पास लेंजेस लॉ है, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपके पास रिकॉल टाइप क्वेश्चन है, सिंपल, यही चैप्टर नंबर 14 से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पिक किया गया है, ठीक है। और इसमें आप देखें लेंज लॉ जो है बेसिकली ये बताता है दैट द इफेक्ट अपोजेज द कॉज, ठीक है। सो उससे ही आपको पता चलता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने के साथ साथ क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, मतलब अल्टरनेट करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 166, इट्स अगेन अबाउट द लेंज लॉ। वहाँ पर लेंज लॉ ऑप्शन था, यहाँ पर उसके बाद में क्वेश्चन है कि लेंज लॉ इज़ कंसिस्टेंट विद। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए है दैट दिस इज़ कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट्स अगेन अ रिकॉल टाइप क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 14 से इसको पिक किया गया है। और लेंज लॉ में नॉर्मली हम अगर किसी मैग्नेट को लेट्स से ये नॉर्थ है और ये साउथ है और ये आपके पास कॉयल है, उसके नज़दीक लेकर जाते हैं तो वो इसमें रिपल्शन हमें फ़ील होती है, ठीक है, और हमें इसको जब मूव करवाना होता है कॉयल के नज़दीक, सो वी हैव टू फेस द रिपल्शन। और इसी तरह से इसी मैग्नेट को जब हम दूर लेकर जाते हैं इस कॉयल से, ठीक है, तो हमें अट्रैक्शन फ़ील होती है। सो वो बेसिकली डायरेक्शन ऑफ करंट के चेंज होने की वजह से। सो बेसिकली अब यहाँ पर चूँकि इस केस में रिपल्शन के अगेंस्ट हमने काम करना होता है और इस केस में अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम करना होता है। सो ये इसमें ये जो मैकेनिकल एनर्जी हम यूज़ करते हैं इसका को ओवरकम करने के लिए, वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो इस वजह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है मैकेनिकल और वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सो वो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 167, द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर इज स्टिल अनदर रिकॉल टाइप क्वेश्चन, ठीक है, और ये भी यही चैप्टर नंबर 14 से पिक किया गया है। और इसमें आपको ज़ाहिर है ये चूँकि चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, सो इसका लॉ है। अब इसमें ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके बुक में अवेलेबल है, उन सब चीज़ों में से आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक टाइप की इंफॉर्मेशन है यहाँ पर पूछी गई है। 168 क्वेश्चन, व्हेन द पीएन जंक्शन इज़ रिवर्स बाइस्ड
इट्स रिवर्स करंट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो इसमें हमें पता है कि नॉर्मली जो रिवर्स कंडीशन में, रिवर्स बायस में, हम उसको लिटरली कंसिडर करते हैं कि ऑफ है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज उसको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड होती है और करंट की बहुत कम वैल्यू होती है। सो ये नॉर्मली ऑफ द ऑर्डर ऑफ किलो माइक्रो एम्पेयर्स आपके पास इसका करंट आता है। इट्स अगेन द रिकॉल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। और ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर से पिक किया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी 169 हमारे पास। द मोमेंटम ऑफ मूविंग फोटोन इज, दिस इज वेरी सिंपल, p इज इक्वल टू mv विच इज़ इक्वल टू h बाई लैम्डा, ठीक है। तो ये आप डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से निकालते हैं या कॉम्पटन इफेक्ट्स है, इसमें से आपको कोई भी वैल्यू से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इट्स अगेन अ रिकॉल टाइप क्वेश्चन। डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स को भी आप इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। एंड वन वे आर दी अदर ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा के साथ भी इस क्वेश्चन को रिलेट किया जा सकता है, ठीक है। सिंपल रिकॉल टाइप क्वेश्चन है। 170 आपके पास क्वेश्चन आ रहा है। इन एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो है ये क्या करती है, ग्रेजुअली उसकी वेलोसिटी में क्या हो रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है। अब ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर नहीं बताई, लेकिन अब ज़ाहिर हमें ये पता होनी चाहिए है। और इसके मुताबिक अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो अगर आप वेलोसिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो वेवलेंथ आपके पास क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। थोड़ा बहुत यहाँ पर उन्होंने वो जिसको आप कॉन्सेप्ट कहते हैं अपने हिडन अल्फाज में पूछने की कोशिश की है, ठीक है। आई अप्रिशिएट दिस, लेकिन ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन हमारे पास आया है जिसमें थोड़ा बहुत स्टूडेंट को चेक करने की कोशिश की गई है। ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा ए वाला, ठीक है। और ये भी अगेन उसी तरह से रिकॉल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। या अगर आप चूँकि इक्वेशन को यूज़ करके इसमें रिज़ल्ट निकाल रहे हैं, सो आई विल पुट इट इन दी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इसमें थोड़ा सा अपना आइडिया चेंज कर देते हैं, ठीक है। एंड आई कंसिडर एज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि एज द पर सेकेंड फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट ऑकर इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज़, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि जो आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन थी उसके मुताबिक उसने एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नॉमिनेट की थी कि इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी जो है वो इससे कम नहीं होनी चाहिए है, और अगर इससे कम होगी तो वो एमिशन नहीं करेगा। सो यहाँ पर वही बात है कि वो ये एक्सपेरिमेंट नहीं ऑकर करेगा, तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे तो उसके लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कि अगर वो बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो है दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन। दिस इज़ अगेन अ रिकॉल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। और ये आपके पास वही मॉडर्न फिज़िक्स से, डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स से ये क्वेश्चन पिक किया गया है। इसमें आपके पास 172 क्वेश्चन में दैट इफ इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट ऑर्बिट द एमिटेड रेडिएशन हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ, ये आपके पास पॉसिबल ऑप्शंस दिए गए हैं। 4/3 RH, B इज इक्वल टू 3/4 RH, RH और 4RH। इसमें अगर आप देखें जो आपके पास इक्वेशन है दैट इज़ 1/λ RH, और चूँकि वो सेकंड से फर्स्ट की तरफ आ रहा है, सो आपके पास आ जाएगा 1/1² माइनस 1/2², ठीक है। और इससे आपको रिज़ल्ट आएगा RH इंटू 1 माइनस 1/4 1/λ, जो आपके पास जवाब आएगा। सो 1/λ विल बी इक्वल टू RH इंटू ये, इससे आपको जवाब मिलेगा 3/4, ठीक है। सो आप क्या कर लें, इसको रेसिप्रोकल ले लें बिकॉज वी नीड लैम्डा। सो लैम्डा आपके पास हो जाएगा 4/3
आर। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सो गुड क्वेश्चन। ठीक है, एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा से पिक किया गया है। कुछ तो आप स्टूडेंट को मौका मिला है कि यहाँ पर वो सॉल्यूशन करें। ठीक है, सो दैट्स अ गुड थिंग कि आप स्टूडेंट को सही तरह से टेस्ट करें उसकी नॉलेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 173। ब्लैक बॉडी इज़ एन आइडियल रेडिएटर दैट रेडिएट्स डैश एट ऑल वेवलेंथ्स। अब इसमें इनकन्सिस्टेंटली, डिस्टिंक्टली, इक्वली और अनइक्वली। अब यहाँ पर ऑप्शंस जो की में इन्होंने दिए हुए हैं वो तो 173 में आपके पास ऑप्शन इन्होंने सी दिया हुआ है, बट आई हैव अ डाउट दैट इट इज़ अनइक्वली, बिकॉज अगर आप इसका पैटर्न भी ड्रॉ करते हैं तो आपको एक वेवलेंथ रेंज में बहुत ज़्यादा मिलता है और बाकी वेवलेंथ रेंज में उसकी इंटेंसिटी मुख्तलिफ है। सो ऑटोमेटिकली आप ये इक्वल वाला ऑप्शन तो आपके पास करेक्ट नहीं हो सकता। ऑल दो it's a recall type question. Again, it's about the modern physics के चैप्टर से ये पिक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 174, mass number refers to, that is also a recall type question। ठीक है, और ये भी न्यूक्लियर फिज़िक्स, ये वाला चैप्टर जो है वो न्यूक्लियर फिज़िक्स से ये क्वेश्चन पिक किया गया है और ये बहुत ही सादा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, दिस इज़ द नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो ये आपके पास मैथ नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1175, लैम्डा इज़ अ डीके कांस्टेंट जिसका यूनिट जो है वो पर सेकंड होता है और ये आपके पास न्यूक्लियर फिज़िक्स से ही पिक किया गया है। ये भी बहुत ज़्यादा नॉमिनल क्वेश्चन है। ठीक है, और अगेन इट्स अ रिकॉल टाइप क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है फिजिक्स पोर्शन का। गैमा रे कैमरा कैन ऑब्जर्व रेडिएशन फ्रॉम ब्लैंक स्पेस दैट आर कंसंट्रेटेड इन दी ऑर्गन्स। ये आपके पास जो क्वेश्चन है ये बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स या रेडिएशन डोज के थ्रू जो आपके वहाँ पर टॉपिक्स में यूज़ हुए हैं चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में, वहाँ से पिक किया गया है और इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है 176 का वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अगेन इट्स अ रिकॉल टाइप क्वेश्चन, ऑल दो इट्स इंफॉर्मेशन बेस्ड। थोड़ा बहुत बीइंग अ डॉक्टर होना चाहिए है कि अगर उसकी कोई ट्रीटमेंट वगैरह होती है तो उसमें जो रेडिएशंस हैं उसकी किस तरह से आपके पास यूज़ होता है। ओवरऑल जो हमने यहाँ पर क्वेश्चंस चेक किए हैं उसमें रिकॉल टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो 40 बन रहे हैं। ठीक है, और वो 74% है और एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो 26% बन रहे हैं। तो जो उन्होंने प्रॉमिस किया था या जो उन्होंने सिलेबस के मुताबिक रिकॉल का 70% किया था और एप्लीकेशन का 30% किया था, सो दैट्स ओके। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, एक दो क्वेश्चंस डाले हुए हैं एक्स्ट्रा, तो जिसकी वजह से एप्लीकेशन का लेवल कम हो गया है। लेकिन एप्लीकेशन के जो क्वेश्चंस हैं उनका स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, सो किसी भी स्टूडेंट को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हालांकि मैं खुद समझता हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट को इस टेस्ट पर जज करना चाहते हैं और वो आप कहते हैं कि हमारे एफएससी के लेवल पर ये क्रीम स्टूडेंट्स होते हैं, तो इनके लिए टेस्ट जो है वो थोड़ा सा टफ बनाना चाहिए है ताकि उनमें हमें अच्छे स्टूडेंट सही तरह से मिल सके, नॉट दैट तक के एवरेज स्टूडेंट भी वो पेपर बहुत अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर सके। इस वीडियो बनाने का बेसिक मकसद भी यही था ताकि आपको स्टूडेंट्स को जिन्होंने फ्यूचर में अपीयर होना है और जो ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं, जो रह चुके हैं या जिनका स्कोर कम आया हुआ है अभी, तो उनको एक ओवरव्यू मिल जाए और फ्यूचर के लिए उनको प्रिपरेशन के लिए भी एक आइडिया हो जाए। ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, उनको किस तरह से मैंने देखना था, कहाँ पर मैंने गलती की है उसको पिक करने में। ठीक है, सो आई होप सो वो कुछ तो जो थोड़ा सा मेरा मकसद था इस वीडियो बनाने का वो पूरा हो चुका होगा। ठीक है,
वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो आपके जूनियर्स हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू।